देखिएगा साथियों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस। क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का अध्याय 1 है। क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस अध्याय 1 है, भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है, देखिएगा इसमें इम्पोर्टेंट बात हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या क्या है साथियों। भोजन कहाँ से आता है, तो भोजन पौधे से आता है। भोजन पौधे से आता है। भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है, भोजन का प्राथमिक स्रोत पौधे हैं। ठीक, भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है, पौधे हैं। कोई भी, चाहे मनुष्य हो, चाहे आप मांसाहारी का बात करें, चाहे आप शाकाहारी का बात करें, चाहे आप सर्वाहारी का बात करें, सबके लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत कौन है साथियों, पौधे। जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे देखिएगा साथियों, हम लोग बात करेंगे मनुष्य का। हम लोग बात करेंगे साथियों मनुष्य का, तो मनुष्य किस पर आश्रित है। हम लोग गेहूं का रोटी खाते हैं, गेहूं से आटा से रोटी। फिर हम लोग साथियों चावल खाते हैं, चावल बना के खाते हैं साथियों। तो ये चावल हुआ, चाहे गेहूं हुआ, ये साथियों कहाँ से आता है, पौधे से प्राप्त होता है। हम लोग बात करेंगे जैसे मांसाहारी, हम लोग सर्वाहारी में आ गए। मनुष्य किस में आ गया, सर्वाहारी मतलब ये मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी हो गए। जैसे देखिएगा, जैसे गाय है साथियों, गाय क्या है, गाय शाकाहारी है। गाय शाकाहारी है मतलब ये घास पर निर्भर रहते हैं, मतलब ये पौधे पर निर्भर रहते हैं। जैसे साथियों शेर है, शेर अब यहाँ तो आप बोलिएगा शेर तो पेड़ पौधे नहीं खाते हैं। शेर तो क्या खाते हैं, शेर हिरन को खाते हैं, या फिर किसी भी जानवर का शिकार करते हैं। देखिएगा साथियों, यदि शेर हिरन खाते हैं तो हिरन तो पेड़ पौधे ही खाते हैं, हिरन तो पौधे ही खाते हैं। तो देखिएगा शेर का भी प्राथमिक भोजन क्या हो गया, पौधे ही हो गया। ये हालांकि शेर डायरेक्ट पौधे को नहीं खाते हैं, लेकिन शेर का भी भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे से। क्योंकि शेर हिरन को खाते हैं, हिरन पौधे को खाते हैं। और केवल पौधे ही हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी सारे के सारे आश्रित हैं पौधे पर। तो ये हम लोग क्लियर किए ये इस पॉइंट को। ये पूछा जाता है साथियों कि भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो पौधे हैं। भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो पौधे हैं। हम लोग देखेंगे पौधे का प्रत्येक भाग खाया जाता है, जैसे फल, तना, जड़, पत्ती इत्यादि। कुछ ऐसे फल भी होते हैं साथियों जिसका फल खाया जाता है। कुछ जैसे आम सब है, इसका हम लोग फल खाते हैं। आलू है साथियों, आलू का तना खाया जाता है साथियों। और जैसे हम लोग खाते हैं मूली खाते हैं साथियों, मूली सबका जड़ खाया जाता है। गाजर सबका जड़ खाया जाता है साथियों। उसी तरह पत्ता गोभी है साथियों, पत्ता गोभी का हम लोग डायरेक्ट पत्ती खाते हैं साथियों। या फिर हम लोग सोजिना का पत्ता का भी दाल बना के खाते हैं। तो बहुत सारे चीज़ हम लोग खाते हैं पत्ती के रूप में भी इत्यादि। अध्याय 1 में साथियों क्लास 6 का साइंस में एनसीईआरटी में अध्याय 1 में कुछ खास नहीं दिया हुआ है, केवल इतना सा ही बात दिया हुआ है कि भोजन कहाँ से आता है, पौधों से। भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है, पौधे। मेन इसका यही पॉइंट याद रखिएगा, भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है, पौधे। एग्जाम के दृष्टिकोण से केवल यही 2 लाइन इंपॉर्टेंट है इसका। हम लोग देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है, अध्याय 2 क्लास 6 का जो है भोजन के घटक। यहाँ से साथियों कुछ क्वेश्चन बनेंगे। भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड। देखिएगा थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं, थोड़ा सा, ताकि आपको और क्लियर दिखे। भोजन के घटक को हम पोषक कहते हैं। भोजन के मुख्य पोषक, देखिएगा मुख्य पोषक पूछा जाता है साथियों एग्जाम में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स मीन्स खनिज, मिनरल्स। देखिएगा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक, भोजन के मुख्य पोषक यही सब हैं। भोजन के मुख्य पोषक कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा इसको, पूछा जाता है यहाँ से। भोजन के मुख्य पोषक कौन है, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, मिनरल्स मीन्स खनिज है, फैट मतलब वसा। अब देखिएगा नीचे लिखा हुआ है, इसके अलावा फाइबर्स, रुक्षांश। फाइबर को एनसीईआरटी में रुक्षांश लिखा हुआ है साथियों, रुक्षांश। इसके अलावा, किसके अलावा, मतलब इस पांचों के अलावा
रुक्षांश और जल भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसे पोषक तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इससे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। यही क्वेश्चन साथियों पूछा गया था पिछले आईएएस के क्वेश्चन में। आईएएस के क्वेश्चन में साथियों हम बुक पढ़ रहे थे, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दिया हुआ था साथियों कि किस में पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 3 गो ये ऑप्शन रहेगा साथियों, एगो यहाँ से फाइबर या जल दोनों में से कोई एगो दे देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर हो जाएगा, रुक्षांश हो जाएगा। ये एकदम इम्पोर्टेंट है साथियों, एकदम वीवीआई पॉइंट है, ये वीवीआई पॉइंट है साथियों कि फाइबर्स और जल ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसमें पोषक तत्व शामिल नहीं होते हैं क्योंकि इसमें पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इससे लिखा हुआ है साथियों, से, क्योंकि इससे मतलब किससे? फाइबर से और जल से पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तब इसका काम क्या है? देखिएगा, वाटर का क्या काम है? जल यह पाचन के बाद भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। पाचन के बाद शरीर में जो पाचन क्रिया संपन्न होती है उसके बाद क्या करता है? भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। और फाइबर का क्या काम है साथियों? बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। आप जानते हैं बहुत का यदि किसी का पेट में प्रॉब्लम है साथियों तो उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि फाइबर युक्त भोजन कीजिए, मतलब फल खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जिससे पेट क्या रहेगा साथियों? साफ रहेगा। तो फाइबर का क्या काम है? बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। ये देखिएगा साथियों, है क्लास 6 का, लेकिन ये आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं साथियों, फाइबर्स वाला इम्पोर्टेंट है साथियों। अब भले ही आपको लग रहा होगा कि आईएएस के एग्जाम में ये सब पूछेगा, लेकिन आपको जब आप देखेंगे साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ पूछा जाता है। क्लास 6 के एनसीईआरटी से भी वहाँ क्वेश्चन रहता है। विज्ञान के भाषा में भोजन कौन है? देखिएगा, विज्ञान के भाषा में, जैसे हम लोगों को अपने भाषा में भोजन पूछा जाए तो रोटी बोल देते हैं, चावल बोल देते हैं। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, विज्ञान के भाषा में साथियों कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। रोटी खाने का क्या मतलब है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो विज्ञान के भाषा में भोजन कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा हैं, प्रोटीन है, खनिज हैं, विटामिन हैं। रुक्षांश को देखिए हमने काट दिए हैं। क्यों काट दिए हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि रुक्षांश और जल से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। देखिएगा साथियों, न्यूट्रिएंट का विभाजन हम लोग कैसे किए हैं साथियों? देख लीजिएगा, एक साइड लिखे हैं मुख्य पोषक तत्व, एक साइड लिखे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। देखिएगा, आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा साथियों। मुख्य पोषक तत्व का उदाहरण याद रखिएगा। जैसे देखिएगा, परिभाषा इसका क्या लिखे हैं? वे पोषक तत्व जो शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। वे पोषक तत्व जिसकी, जी हाँ जिसकी होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए साथियों जिसकी थोड़ा सा सुधार देंगे। वे पोषक तत्व जिसकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण, यही उदाहरण ही याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। और सूक्ष्म पोषक तत्व, नाम से ही पता चल रहा होगा, वे पोषक तत्व जिसकी शरीर को अल्प या कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन, खनिज, विटामिन को इंग्लिश में भी विटामिन ही कहते हैं, खनिज को मिनरल्स कहते हैं। ठीक, तो विटामिन और खनिज जो है हमारे शरीर को कम मात्रा में ज़रूरत होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है विटामिन और खनिज। और अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नहीं। चलिए देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? देखिएगा क्या करते हैं। विभिन्न पोषक तत्व मतलब यही सब है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। देखिए, इसको बेहतरीन रूप से हम लिखे हुए हैं साथियों, बेहतरीन रूप से लिखे हुए हैं। देखिएगा, पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा, यही पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? शकरकंद है, स्वीट पोटैटो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आलू, पोटैटो, गन्ना, शुगर ग्रेन्स, पपीता, पपाया, चावल, राइस, मक्का, मेज, ये सब सारा का सारा लिखा हुआ है।
ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन या वसा, दोनों में पहले कोई देखते हैं। देखिएगा यहाँ पहले वसा लिख दिए हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है इससे। देखिएगा वसा, इससे भी शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इससे अधिक ऊर्जा मिलती है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। फैट से और कार्बोहाइड्रेट दोनों से, मतलब वसा से और कार्बोहाइड्रेट दोनों से शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन साथियों, फैट की तुलना में फैट में अधिक ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इससे अधिक ऊर्जा मिलती है, मतलब किससे? फैट से। अच्छा देखिएगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों में अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो आप तो तुरंत आंसर लगा दीजिएगा फैट में, कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से अधिक ऊर्जा मिलती है। लेकिन आपको यदि ये पूछ दिया जाए कि फैट मतलब वसा और कार्बोहाइड्रेट में दोनों में तेज़ी से ऊर्जा किससे मिलती है, मतलब तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है, तो तुरंत ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलती है, ज़्यादा ऊर्जा साथियों नहीं मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा फैट से ही मिलती है। इस पॉइंट को आप क्लियर कीजिएगा। देखिएगा, हम फिर से बोलते हैं और आराम से बोलते हैं। देखिएगा, धीरे धीरे बोलते हैं। फैट से अधिक ऊर्जा मिलती है, लेकिन आपको तेज़ी से ऊर्जा चाहिए ना, तेज़ी से ऊर्जा चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट के पास जाना होगा। कार्बोहाइड्रेट से तेज़ी से ऊर्जा मिलती है, मतलब तुरंत खाइएगा, कुछ देर बाद आपको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन फैट खाएं ना तो इसको एनर्जी बनने में बहुत देरी लगता है, क्योंकि पहले फैट का पाचन होगा, थोड़ा देरी से होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन तुरंत हो जाता है और ये आपको तुरंत एनर्जी प्रदान कर देता है। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यदि ऐसे पूछ देगा निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा अधिक मिलती है, यदि अधिक का बात बोलेगा ना तो फैट लगाइएगा, वसा लगाइएगा। लेकिन यदि ये बोल दे कि किससे तेज़ी से ऊर्जा मिलती है तो आप बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा, फैट का स्रोत क्या क्या है? मूंगफली है, तिला है जिसको तिल कहते हैं, मांस है, मछली है, अंडे हैं इत्यादि। ये किसके उदाहरण हैं? फैट के। देखिएगा आगे 3 नंबर लिखा हुआ है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। इसका स्रोत क्या क्या है? चना है, मूंग है, तुअर दाल है, मटर है, सोयाबीन है, मांस है, मछली है, दूध है, अंडा है इत्यादि। फिर है विटामिन में देखिएगा, विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। यह कई प्रकार के होते हैं विटामिन, देखिएगा कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। ये सारे के सारे आप लोग पढ़े होंगे, ये सारे के सारे आप सब पढ़े होंगे। देखिएगा, ये जो विटामिन बी है ना, विटामिन बी और सी, विटामिन बी एवं सी, ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है। लेकिन विटामिन ए, डी, ई, के ये जल में नहीं घुलता है, ये वसा में घुलता है। किस में घुलता है? वसा में। इसका यदि ट्रिक आप जानना चाहिएगा तो इसका ट्रिक होता है कीड़ा, KEDA, कीड़ा। देखिए ना, उल्टा के लिखिएगा तो कीड़ा बन रहा है ना, कीड़ा। तो आपको पूछा जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो आप बोलिएगा KEDA, कीड़ा। ठीक, तो कीड़ा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी के कई प्रकार हैं, जिसे सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, ये सब होता है ना। तो इसी सब के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। देखिएगा साथियों, कुछ विटामिन का नाम लिखे हुए हैं, उसके रासायनिक नाम है और उसकी कमी से होने वाले बीमारी हैं। देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। इसमें जो 1 नंबर लिखे हुए हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है? विटामिन B1। विटामिन कौन सा विटामिन लिखे हैं? विटामिन B1।
विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है बेरी बेरी, मतलब विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। देखिएगा नीचे है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ये फो है, आधा फो है, फो वाला राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होता है किलोसिस बीमारी। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटैनिक अम्ल। नियासिन या निकोटैनिक अम्ल, इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। ये पो है, पेलेग्रा। देखिएगा आगे है विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग होता है, चर्म रोग। आगे है 5 नंबर विटामिन B6। विटामिन B4 नहीं होता है साथियों, विटामिन B4 नहीं होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। देखिए इसकी कमी से होने वाला रोग है रुधिर क्षीणता या अल्पता, जिसको एनीमिया कहते हैं। अनीमिया। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन C की अनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, इसे पूछा जाता है। अनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से। आगे 6 नंबर जो लिखा हुआ है विटामिन B7, इसका नाम है बायोटिक अम्ल। देखिए इसकी कमी से बाल झड़ता है या रक्त का भी अल्पता हो जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ है 6 लेकिन विटामिन B7 ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 के बाद 5 आया है, 4 नहीं होता है। देखिएगा 7 हो गया 8 भी नहीं होता है। विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर टिक लगाए हुए हैं। विटामिन B9 का क्या नाम है? फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से रक्त अल्पता होती है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉलिक अम्ल। यह आयरन की गोली होती है जो किसको दी जाती है? गर्भवती महिला को, क्योंकि आप जानते हैं साथियों गर्भवती महिला में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए फॉलिक अम्ल की गोली दी जाती है, खून की कमी होने पर दी जाती है। देखिएगा विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से होता है परनीसियस अनीमिया। देखिएगा इसी में आपको पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? कोबाल्ट तत्व है साथियों, कोबाल्ट। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? परनीसियस अनीमिया। आगे देखिएगा 9 नंबर लिखा हुआ है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से रोग जो होने वाला है वो है स्कर्वी। अच्छा, विटामिन सी मतलब VC का क्या स्रोत है साथियों? मिर्ची है, आंवला है, पपीता है, अमरूद है, कीवी है इत्यादि। अच्छा, घाव को भरने के लिए विटामिन C सहायक होता है। घाव को भरने के लिए कौन सहायक होता है? विटामिन C सहायक होता है तथा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन जो C है ये क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आगे है हमारा 10 नंबर विटामिन A, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। देखिएगा रतौंधी, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है? रतौंधी। स्रोत क्या है? गाजर, पालक, ब्रोकली, अखरोट, यही सब इसके क्या है? स्रोत हैं इत्यादि। यहाँ लिख दीजिएगा, और भी बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो रेटिनॉल बोलिएगा, रेटिनॉल। अच्छा, और यहाँ इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। थोड़ा सा रतौंधी में साथियों हर्षी का कर लीजिएगा, उस समय थोड़ा लगता है तेज़ी से लिखे ना, तो ये ज़रा हमारा
थोड़ा सा स्पेलिंग आप एडजस्ट कर लेंगे। और कहीं गलती नहीं लिखें साथियों, ज़रा सा हर्षी का दीर्घी का हो जाता है, ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा सा नोट्स बनाने में थोड़ा सा तेज़ी बरतते हैं। लेकिन हर्षी का दीर्घी का कहीं कहीं आपको थोड़ा सा मिसिंग मिलेगा, जिसको है अभी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सुधार देंगे। जैसे देखिए विटामिन डी, विटामिन डी हड्डी के लिए आवश्यक है, आप जानते हैं। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। हम एक बार ऊपर से एक बार दिखा देते हैं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। देखिएगा, अब आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, ताकि आपको एक ही पेज में सारा का सारा लिखा हुआ दिख जाए। ठीक है, देखिए अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी कुछ विटामिन है जिसके रासायनिक नाम है, अभी तुरंत हम इसी को समझाएंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लगता है ले लिए होंगे साथियों, अब तक स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आगे बात करते हैं। देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे विटामिन डी का, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो देखेंगे, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, बच्चों में जो रोग होता है, आप ऐसे डायरेक्ट याद किए होंगे कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स है, रिकेट्स। लेकिन रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है, बच्चों में। अब वयस्क में जो रोग होता है उसका नाम है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। वयस्क में कौन सा रोग होता है? ओस्टियोमलेशिया। अच्छा, इसके स्रोत क्या है? मछली, यहाँ मछली लिखा हुआ है। सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मक्खन, यही सब क्या है? इसका स्रोत है विटामिन डी का। जनरली सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो आप जानते हैं साथियों, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ही इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन मछली से भी विटामिन डी आपको प्राप्त हो सकता है, दूध से भी, अंडे से भी, मक्खन से भी। और सूर्य का प्रकाश को इसलिए महत्वपूर्ण बोले क्योंकि देखिएगा, डॉक्टर सब भी सलाह देते हैं, डॉक्टर सब भी क्या सलाह देते हैं कि बच्चों के शरीर में तेल का जो मालिश करें तो धूप में रहकर करें, धूप में। सवेरे वाला जो धूप होता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चों के शरीर पे मालिश करने पर उसके शरीर के सारे छिद्र क्या हो जाते हैं? सारे के सारे छिद्र एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद जब धूप पड़ता है उसमें, मतलब छिद्र में, तो वहाँ पर विटामिन डी का शरीर क्या करते हैं? निर्माण कर लेते हैं, विटामिन डी बनाने लगते हैं। चलिए देखिएगा, फिर है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोमो का कोमो का फेरॉल, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग है बांझपन। फिर देखिएगा, स्रोत इसका क्या है? मूंगफली का तेल है, बादाम का तेल है, सोयाबीन का तेल है, इत्यादि। फिर है विटामिन के, विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का देर से जमना। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ कट गया, और यदि शरीर में विटामिन के का कमी है तो उसके शरीर के अंदर जो है ना, रक्त बाहर निकलते ही रहेगा, थक्का नहीं जमेगा। रक्त का अंदर में थक्का जम जाएगा जहाँ पर कटा है, तब ना शरीर से जो है कि ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन जिसके शरीर में विटामिन के की कमी है तो उसका थक्का देर से जमता है, जिस कारण बहुत सारा रक्त बाहर निकल जाता है। देखिएगा, यहाँ ज़रा सा पॉइंट लिखे हैं, विटामिन ए हमारी त्वचा व आँखों के लिए आवश्यक है। विटामिन ए हमारी त्वचा के लिए क्या है? आवश्यक है, आँख के लिए भी। विटामिन ए का स्रोत क्या है? आम है, दूध है, मछली का तेल है, गाजर है, पपीता है, इत्यादि। ये सब खाइएगा ना साथियों, तो त्वचा का रंग क्या होता है? निखर जाता है। अगला हम लोग लिखे हैं 5 नंबर, खनिज। देखिएगा, इस जगह आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, अक्सर यहाँ 13 नंबर है, फिर 5 आ गया। तो 13 नंबर के बाद 5 क्यों आया साथियों? देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे मुख्य पोषक तत्व सब। पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ें, प्रोटीन पढ़ें, वसा पढ़ें। 1 नंबर में कार्बोहाइड्रेट पढ़ें, देखिए कार्बोहाइड्रेट था, आप देख भी रहे हैं। 2 नंबर में पढ़ लिए साथियों फैट, 3 नंबर में प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट मतलब वसा, प्रोटीन, ये तीनों पढ़ लिए। और उसके बाद हम लोग विटामिन खनिज, है ना, देखिएगा साथियों, विटामिन पढ़ लिए,
देखिए 4 नंबर में विटामिन पढ़ लिए। अब इसके बाद 5 नंबर खनिज होता ना, इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं 5 नंबर में खनिज है। खनिज है, देखिएगा हमारे शरीर को अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। खनिज मतलब मिनरल्स। मिनरल्स की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, हमारे शरीर को अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखे हैं, शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज जरूरी है। मतलब शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज क्या है, मतलब मिनरल्स क्या है, जरूरी है। देखिएगा ज़रा सा यहाँ पर आयोडीन शरीर के संतुलित वृद्धि के लिए, संतुलित केवल वृद्धि नहीं, संतुलित वृद्धि मतलब साथियों कि मान लीजिए किसी का हाथ है, एक हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक हाथ छोटा रह जाएगा तो अच्छा लगेगा। एक पैर बड़ा हो जाएगा, एक पैर छोटा हो जाएगा तो कितना दिक्कत होगा। इसीलिए संतुलित वृद्धि है। आयोडीन क्या करता है, शरीर के संतुलित वृद्धि के लिए ज़रूरी है। और आयोडीन का स्रोत क्या है, मछली है, पालक है, अदरक है। फिर देखिएगा फास्फोरस दांतों की मजबूती हेतु जरूरी। स्रोत क्या है इसका, दूध है, केला है, अलसी है, चावल है। नहीं, यही सब क्या है, खनिज के स्रोत हैं, खनिज के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत है। ये सारे के सारे क्या हैं, खनिज हैं, खनिज। देखिएगा फिर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे खनिज में ही लोहा। आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। लोहा क्या है, आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। आरबीसी मतलब आप समझते हैं रेड ब्लड सेल, नहीं लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त रुधिराणु, यही ना पढ़ते हैं हम लोग इसको, आरबीसी को। स्रोत इसका क्या है, पालक, पपीता, सेब। अब देखिएगा कैल्शियम हड्डियों की मजबूती हेतु आवश्यक है। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती हेतु आवश्यक है। इसका स्रोत देखिएगा दूध है, अंडा है। अब देखिए रुक्षांश के बारे में। रुक्षांश कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। आप पहले ही पढ़े हुए हैं कि रुक्षांश मतलब फाइबर कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, लेकिन बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। इसकी पूर्ति पादप पदार्थों से होती है। स्रोत फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीछे भी हम बात किए थे। फाइबर की पूर्ति किससे होती है, फल से होती है, हरी पत्तेदार सब्जियों से होती है। इसलिए देखिएगा जिसका पेट खराब होता है तो डॉक्टर किस चीज़ की सलाह देते हैं, फाइबर युक्त भोजन करने की, मतलब फल खाने की सलाह देते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। और आप वैसो भी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां सब खा सकते हैं। ये सब सेहत के लिए क्या होता है, सेहत के लिए लाभकारी होता है। फिर देखेंगे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज, नहीं अभाव जन्म रोग। देखिएगा इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लंबे समय तक जब शरीर में पोषक तत्व का अभाव होता है तो इसकी कमी से होने वाला रोग डिफिशियंसी डिजीज कहलाता है। लंबे समय तक यदि शरीर में पोषक तत्व का अभाव रह जाएगा तो उससे कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न होगा। उस जैसे प्रोटीन का कमी रह जाएगा, शरीर का ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, नहीं तो बड़ा समस्या हो जाएगा। तो उसी रोग को क्या कहा जाता है, डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। जैसे देख लीजिएगा प्रोटीन की लंबे समय तक कमी होने से शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और चेहरे पर सूजन, बालों का रोग जैसे बाल झड़ना इत्यादि होने लगता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों लंबे समय तक अनुपस्थित हो तो शरीर का विकास रुक जाता है। देखिएगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यदि ये दोनों लंबे समय तक, ज़्यादा समय तक अनुपस्थित रहे तो शरीर का विकास क्या होता है, रुक जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है। तो ये था साथियों हम लोगों का NCERT क्लास 6 का अध्याय 1 और अध्याय 2। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों अध्याय 3 के साथ। यदि 3 और 4 जैसे देखेंगे, जिस हिसाब से अध्याय रहेगा साथियों, जैसे 1 देखें छोटा सा था, 1 देखें साथियों छोटा सा था,
वन छोटा सा था, इसलिए इसी में अध्याय 2 को एडजस्ट कर दिए। अगला अध्याय देखेंगे 3 में, नोट्स बनाएंगे 3 में, देखेंगे कि यदि ज़्यादा हो गया, जैसे 2 के तरह हो जाएगा, 2 के तरह लंबा हो जाएगा, तो केवल एक अध्याय लेंगे, केवल एक अध्याय लेंगे, केवल एक अध्याय लेंगे। और यदि 1 के तरह कोई छोटा मिल गया तो उसमें एक अध्याय और जोड़ देंगे। या फिर जैसा आप सब कहिएगा, आप यदि कहिएगा कि नहीं एक एक अध्याय का ही बनाइए, या एक वीडियो में ही 3-4 अध्याय को डाल दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए, तो वैसे भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आप बोलिए साथियों, आप बोलिए, जैसा आप बोलेंगे उस हिसाब से करेंगे। तब तक आप इसको लिखिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए साथियों, ताकि ये सब क्या हो, एकदम दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत आसान सब आ रहा है, लग रहा होगा कि बहुत आसान सब आ रहा है, लेकिन अभी तो ये 6 का एनसीईआरटी है। जैसे इसका लेवल बढ़ेगा, 7 का एनसीईआरटी आएगा, 8 का आएगा, तो थोड़ा लेवल बढ़ेगा। लेकिन आप यहीं से देखते हुए चलेंगे ना, तो वहाँ आसानी होगी, वहाँ ज़्यादा आसानी होगी आपको याद करने में। इधर से क्या होगा, इधर से माइंड में सेट होते चला जाएगा। ठीक है।